जय श्री महाकाल डियर स्टूडेंट्स। तो अभी तक आपने विद्युत रासायनिक केमिस्ट्री यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या विद्युत रसायन के अंदर लेक्चर नंबर 5 तक पढ़ लिया था, जहां पर आपका इंडक्शन पूरा हो चुका है। अब आपका टॉपिक है संचारण, जिसमें हमसे बच्चों ने कहा कि मैम लिख के बताइए आपको कैसे इसको लिखना है। तो बस इसमें कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, इसको ये समझना है कि कुछ तो इसके थ्योरेटिकल टॉपिक है और थ्योरेटिकल टॉपिक में आपको इनके पॉइंट याद रखने हैं, उसके अंदर आप लिख सकते हो। तो कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ पे लिखे हैं। उसके अलावा इनमें कुछ रिएक्शंस हैं जिसके सिद्धांत है, एक विद्युत रासायनिक सिद्धांत और जंग लगने की प्रक्रिया का जो फॉर्मूला है वो इम्पोर्टेंट है, वो हम आपको बताएंगे। तो ये आज आपका है विद्युत रसायन के अंदर लेक्चर नंबर 6। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए संचारण। संचारण यानी कि केरोसिन, ये क्या होता है? किसी भी धातु का धीरे धीरे नष्ट होना क्या कहलाता है? संचारण। यानी कि कोई चीज है, जैसे हमारा लोहा है, लोहे की धातु पड़ी हुई है कहीं पानी वगैरह में, तो उस पर जंग लग जाती है तो वो उसका संचारण होता है। पीतल पे हमें हरी हरी सी जो उसके ऊपर कलर दिखाई देता है वो भी उसके संचारण की वजह से है। तो हम चलते हैं संचारण को समझाएं कि क्या होता है, इसके सिद्धांत क्या है, कितने तरीके का होता है और इससे कैसे कैसे बचाया जा सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं वो हम यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, तो पहले है हमारा क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण। संचारण को कितने तरीके से बांटा है? तो संचारण हमारा दो तरीके का होता है। पहला होता है वायुमंडलीय संचारण और दूसरा होता है निमज्जित। यानी कि पहला होता है एटमॉस्फेरिक, दूसरा होता है इमर्ज्ड। एटमॉस्फेरिक का मीन्स है जिससे वातावरण की गैसें और O2 और वहां पे नमी, उसकी वजह से क्या होता है, हमारी कोई भी धातु नष्ट होने लगती है, धीरे धीरे से वो नष्ट हो जाती है। तो वो हमारा जो कारण है ना, वो एक वर्गीकरण में आता है वायुमंडलीय। निमज्जित के अंदर हमारे 3 पॉइंट आते हैं। पहला रासायनिक, जलगत, भूमिगत। ये 3 कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से कोई धातु नष्ट होती है। या तो वो किसी केमिकल के संपर्क में आ रही है तो नष्ट हो रही है, या कोई पाइपलाइन वगैरह पानी की लीकेज हो रही है तो वो धातु की बनी है और नष्ट हो रही है। इसी तरीके से जैसे भूमिगत, जमीन के अंदर कोई भी हमारी पाइपलाइन बिछी है या फिर कोई भी धातु पड़ी है तो भूमि से संपर्क में आने पर संचारित हो रही है। अब हम चलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग केरोसिन, यानी कि संचारण को प्रभावित करने वाले कारक। अब कुछ कारक होंगे, किसी भी चीज का कुछ कारण होता है जब वो किसी पे इफेक्ट करता है। तो यहाँ पर संचारण को प्रभावित करने वाले कारक भी हैं। जैसे पहला है धातु की प्रकृति, यानी कि हमारी जो धातु है, मैटर है, वो उसका नेचर क्या है। यानी कि जैसे हमारा गोल्ड हुआ और उसके अलावा हुआ कॉपर हुआ, जिंक हुआ, ये सारी जल्दी संचारित होती हैं। अब गोल्ड नहीं, आयरन हुआ, आयरन, जिंक, कॉपर, ये सारी बहुत जल्दी केरोसिन होती है, यानी कि संचारित जल्दी होती है। अब हमारा गोल्ड है, सिल्वर है, उसके साथ साथ प्लेटिनम, ये धातुएं हमारी बहुत कम संचारित होती है, ना के बराबर, क्योंकि हम गोल्ड पहनते हैं, अगर संचारित होगा तो इसे धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा, तो गोल्ड नहीं होता, प्लेटिनम नहीं है। और उसके अलावा हाँ, हमारा जो होता है सिल्वर, वो काली पड़ जाती है पायल वगैरह तो वो संचारित होता है, तो वो थोड़ा कम मात्रा में है। लेकिन हम यहाँ आज आयरन के बारे में पढ़ेंगे। तो दूसरा है धातु में अशुद्धि की उपस्थिति, यानी कि धातु कितनी परसेंट प्योर है, कितनी परसेंट इम्प्योर है, तो उसमें कुछ अशुद्धियां होती हैं, वो भी उसको नष्ट करने का काम करती हैं। आगे है धातु ऑक्साइड, उसके धातु के कुछ ऑक्साइड्स बन जाते हैं जो कि हमारी धातु को नष्ट करने का काम करते हैं, ऑक्सीजन के संपर्क में आकर वो ऑक्साइड में बदल जाते हैं। इसके अलावा इनमें ये आपकी हेडिंग्स का काम करेंगे। अगर आपसे ये पॉइंट पूछा जाता है, एग्जाम में आपको पूछा जाएगा संचारण को प्रभावित करने वाले कारक बताइए, तो आपकी ये हेडिंग्स का काम करेंगे। आप इनके अंदर इनके बारे में लिख सकते हो स्टडी करके, ज्यादा आपको रटना नहीं है, बस इसको समझना है कि क्या कह रहा है। वायुमंडल की प्रकृति, यानी कि नेचर हमारा कैसा है, ह्यूमिडिटी है या ड्राई है, यानी कि नमी है नेचर के अंदर या हमारा सूखा है। अगर नमी होगी तो वो जल्दी नष्ट होगा। जल में CO2 की उपस्थिति, यानी कि जो CO2 होता है वो किसी धातु को जल्दी नष्ट करती है गैस, तो इस CO2 की उपस्थिति की वजह से भी कोई भी
धातु जो होती है संचारित होती है। तो इनके बाद आते हैं थ्योरीज ऑफ केरोसिन यानी कि संचारण के सिद्धांत। तो ये हम आ गए अपने केमिस्ट्री के अंदर, जो कि हम पढ़ रहे हैं वैद्युत रसायन। तो इसमें क्या होता है, दो तरीके की होती है हमारी संचारण के सिद्धांत। पहला है ऑक्सीजन फिल्म सिद्धांत, दूसरा है वैद्युत रासायनिक सिद्धांत। तो हम आपको अभी समझाएंगे ऑक्सीजन फिल्म सिद्धांत होता क्या है। इसके अंदर O2, CO2 तथा H2S। ऑक्सीजन फिल्म सिद्धांत, ये सिद्धांत क्या होता है इसे समझ लो आप। पहला है ऑक्सीजन फिल्म सिद्धांत। बेटा जी ये सिद्धांत क्या है, इस सिद्धांत के जरिए जैसे हमारी कुछ गैसेस है वो अपने ऑक्साइड्स और क्या होता है कार्बोनेट तथा सल्फाइड बना लेती है, जैसे O2, CO2, H2S। ये गैसेस जो होती हैं ऑक्सीजन बना लेता है ऑक्साइड, और ऑक्सीजन किसको बना लेगा, ऑक्साइड को। CO2 बना लेता है कार्बोनेट, और H2S गैस बना लेती है सल्फाइड। ये क्या करते हैं, ये किसी भी धातु को नष्ट करने का काम करते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा सिद्धांत होता है। अब हमारा जो सिद्धांत हमें पढ़ना है वो है विद्युत रासायनिक सिद्धांत। बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में, विद्युत रासायनिक सिद्धांत क्या है किसी भी संचारण का। तो इस सिद्धांत को हम समझाएंगे विद्युत रासायनिक सिद्धांत, यानी कि इस सिद्धांत के अंदर हमारी रासायनिक क्रियाएं होती हैं, और जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं वो किसी भी धातु के संचारण का काम होता है उसको समझाती हैं। तो इसमें विद्युत रासायनिक सिद्धांत, बेटा जी आपको इसको समझना होगा, बस इसको समझ लिया। अब इसमें तो आपकी इसकी अभिक्रियाएं आपकी क्लियर हो जाएंगी और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आपको पता है हमने अभी तक बताया जब किसी भी चीज में अभिक्रिया होती है तो दो तरीके की होती है, एक एनोड पर क्रिया होती है और दूसरी कैथोड पर। लोहे पर जंग लगने में एनोड पर लोहा ऑक्सीकृत हो जाता है, यानी कि लोहे पर जंग लगने में एनोड पर लोहा ऑक्सीकृत होगा। ऑक्सीकृत होकर, एक बात बताओ, ऑक्सीकृत हो रहा है तो ऑक्सीकृत में इलेक्ट्रॉन्स देगा, इलेक्ट्रॉन्स देता है, यही तो काम होगा। यानी कि जब ऑक्सीकृत हो रहा है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स को देता है। तो यहां पर हम एनोड की क्रिया करेंगे, एनोड पर जो भी रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो एनोड पर क्रिया होती है हमारी आयरन के अंदर Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। आपको बताया कि एनोड पर जब भी होता है यानी कि ऑक्सीकरण में क्या होता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। अब हम आते हैं कैथोड पर क्या अभिक्रिया होगी। तो कैथोड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हाइड्रोजन द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। अब कैथोड पर अभिक्रिया देखेंगे। कैथोड पर इन इलेक्ट्रॉन्स को, जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे निकल रहे हैं उनको क्या कर रहे हैं, हमारे हाइड्रोजन उस चीज को ग्रहण कर लेंगे, यानी कि 2H+
2 इलेक्ट्रॉन बनाकर क्या कर देंगे यहाँ पे H2। ये हमारे बनके तैयार हो जाते हैं। इसके साथ साथ इसमें दो तरीके की क्रियाएं होती है, एक तो ये इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण करेंगे, दूसरे हमारे इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण करते हैं यहाँ पे हाफ O2 प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक चीज देखो, हमारा यहाँ कैथोड पर अभिक्रिया हो रही है और कैथोड पर हमेशा अभिक्रियाएं क्या होती है, यानी कि इस पे अपचयन हो रहा है, तो अपचयन होगा तो क्या निकलेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्लस हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन प्लस हुए तो यहाँ बनेगा यहाँ 2OH नेगेटिव। ये आपकी दोनों अभिक्रियाएं हो रही हैं किसके अंदर, विद्युत रासायनिक सेल के अंदर। यहाँ पे हाइड्रोजन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में यहाँ भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं। तो कैथोड पे क्या करता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करता है। ये काम कर रहा है कौन, H2 हाइड्रोजन। अब हमने ये सब अभिक्रिया देख ली, उसके बाद हमें पता होना चाहिए इस पे एक जंग का सिद्धांत होता है जिसमें क्या होता है, जंग लगती है। तो इन अभिक्रियाओं के द्वारा हम समझ सकते हैं कि इन अभिक्रियाओं के द्वारा किस तरीके से हमारी धातुएं ऑक्सीकृत होती हैं और संक्षारण के द्वारा धीरे धीरे नष्ट होती हैं। तो अब हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे किस प्रकार से जंग लगने की क्रिया चलती है। तो जंग लगने की क्रिया जंग लगने की क्रिया का सूत्र क्या होता है, FeOH का होल ट्वाइस प्लस हाफ O2, यानी कि ये किसका सूत्र है, जंग लगने की क्रिया। जंग लगने की क्रिया आपको पता होना चाहिए जंग किस पे लगती है, जंग लगती है लोहे पर। तो लोहे के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, आयरन का, और आयरन का हम लेंगे हाइड्रोक्साइड। तो आयरन के हाइड्रोक्साइड की जब हम क्रिया कराते हैं ऑक्सीजन तथा पानी के साथ, आयरन के हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया किसके साथ होती है, ऑक्सीजन और पानी की उपस्थिति में। तो आयरन का ऑक्साइड क्या होगा, FeOH का होल ट्वाइस, और किसके साथ अभिक्रिया हो रही है, ऑक्सीजन प्लस H2O पानी के साथ, ये अभिक्रिया होगी। अब देखो हमें पता है धातु कैसे नष्ट होती है, लोहा वगैरह या तो हमारी हवा में खुली हुई रखी है या उसके ऊपर पानी जा रहा है, ऐसे ही तो होगी। तो यहां भी बनता है FeOH का होल थ्राइस, FeOH का होल थ्राइस, ये बन जाएगा। उसके साथ इसकी फिर अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा निकलता है Fe2O3.XH2O। यही आपका जंग का सूत्र है जो आपसे पूछ लिया जाता है। ये किसका सूत्र है, जंग का, ठीक है। तो यहां पर हमें पूरी अभिक्रिया दिख चुकी है। जंग का सूत्र आपको याद करना जरूरी है क्योंकि ये आपके पेपरों में बहुत पूछा जाता है। जंग का सूत्र क्या होता है, जब हम आयरन हाइड्रोक्साइड को ऑक्सीजन और पानी में खुला छोड़ देते हैं तो ये हमारा बनेगा FeOH का होल थ्राइस। फिर उसके बाद जंग जब लगती है तो तैयार हो जाता है Fe2O3, ठीक है, और XH2O इसके साथ जुड़े होते हैं। तो ये हमारी जंग लगने की क्रिया पूरी हो चुकी है। अब संक्षारण का निवारण, यानी कि संक्षारण से कैसे बचाया जा सकता है किसी भी धातु को, तो यहां पे हम लिख सकते हैं संक्षारण के बचाव। संक्षारण से बचाव। अब बेटा एक चीज देखो, अपने दिमाग से खुद देखो कि संक्षारण को कैसे बचा सकते हैं। एक तो उस धातु पे लेप कर दो, यानी कि पॉलिश चढ़ाते हैं, आपने देखा हो कूलर वगैरह पे, कूलर की क्या होते हैं, उससे पॉलिश करी जाती है, पेंट करते हैं, गेटों पे पेंट करते हैं। उसके बाद
हम उसमें ग्रीस लगा देते हैं, ठीक है। तो या तो उसके धातु की शुद्धता द्वारा कर सकते हैं, या उसमें पेंट करके, या धातु की शुद्धता द्वारा, या क्या करें, धातु पर पेंट करके, ठीक है। या धातु पर पेंट कर दो, या क्या करें, धातु पर ग्रीस लगा दें, धातु पर ग्रीस या तेल लगाकर। आपने क्या देखा होगा, पेंट वाला काम तो आप जानते ही हो, ग्रीस वाला काम भी हम जानते हैं, हमने देखा है घरों में। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, धातु की मिश्र धातु बनाकर, यानी कि धातु की हम मिश्र धातु बना दो, मिश्र धातु बनाकर, जैसे कि स्टील वगैरह बना देते हैं ना। तो इस तरीके से कोई भी चीज को बचाने के लिए हम उन चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि इनमें क्या करना है। तो हमें उनके बचाव किससे चाहिए, जंग से बचाने के लिए धातु की शुद्धता द्वारा बचा सकते हैं, धातु पर पेंट करके बचा सकते हैं, धातु पर ग्रीस या तेल लगाकर, या धातु की मिश्र धातु बनाकर। ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिन्हें आप अच्छे से समझ सकते हो, और आप संचारण को दोबारा अच्छे से पढ़ें और याद करें, जो कि आपके पेपरों में बहुत आता है। धन्यवाद।